हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रश्मि। टुडे वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ अक्टूबर मंथ. Already I have released October part 1, then June, July, August, September 2019 current affairs that you will get in the description box. और मेरा मोड हिंदी इंग्लिश दोनों ही होगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ. ठीक है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, नहीं तो मुझे लगेगा मैं बस एवरी ही वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंटेंट क्या है इसके अंतर्गत. तो पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट के बारे में. फिर हम लोग देखेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ स्टैक क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में और इंडिया का इसमें क्या रैंक है, क्या क्या पैरामीटर आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत. फिर जेमिनी स्कीम के बारे में जानते हैं जो कि एक नेविगेशन मेराइन नेविगेशन प्रोग्राम है. फिर डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में डिटेल में जानते हैं, संत रविदास के बारे में जानते हैं, निर्विक स्कीम के बारे में जानते हैं एंड मोजिक एक्सपेडिशन के बारे में जानते हैं. उसके अलावा अक्टूबर मंथ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं. चलिए सबसे पहले जानते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट क्या है. जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, एक डिजिटल प्रोग्राम है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में लाया गया है और इसके अंतर्गत प्रपोज किया गया है कि बहुत सारे ब्लॉक्स बनाने हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने हैं ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके नेशनल हेल्थ स्टैक को, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था. नीति आयोग ने भी इस पर बहुत कुछ कमेंट किया था, तो आपको याद होगा नेशनल हेल्थ स्टैक. चलिए उसके बारे में देखते हैं वो क्या है और इसमें क्या करने की बात चल रही है. तो इसका नेशनल हेल्थ स्टैक का एम तो है डिप्लॉय करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ रिकॉर्ड में, और इसके अंतर्गत बहुत सारे कंपोनेंट हैं. चलिए देखते हैं क्या कंपोनेंट है. सबसे पहले है नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री. 25 करोड़ हमारे देश की आबादी है और सभी लोगों का इंफॉर्मेशन को एक जगह लाना है. जैसे कि आधार है, उसी तरह से नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री बनानी है जिसमें सभी लोगों के इंफॉर्मेशन को एक जगह रखना है, उनके हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक जगह रखने की बात चल रही है. उसके अलावा आएगा प्रोटेक्शन स्कीम. बहुत सारे गवर्नमेंट निकालती है, जैसे कि आपका आयुष्मान भारत स्कीम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा स्कीम है. उस स्कीम को सारे स्टेट में इम्प्लीमेंट करने की बात तो चली, लेकिन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अपनी हेल्थ स्कीम चल रही है. तो ऐसे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे जितनी भी स्कीम्स है उनको इंटीग्रेट किया जाए ताकि आपका जो प्रोग्राम के अंतर्गत बेनिफिट है वो एक्चुअली आम लोगों तक मिल पाए. तो इसीलिए इसको एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म देने की बात चल रही है नेशनल हेल्थ स्टैक के अंतर्गत. उसके अलावा जो भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, सबके अपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, उन सबके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी इसमें एक जगह लाने की बात चल रही है. इसमें बहुत सारे डेटाबेस को इंटीग्रेट करने की बात चल रही है, इसलिए ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में है. उसके अलावा यहाँ पे आपको एक यूनिक डिजिटल आईडी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि आधार में दिया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत. उसके अलावा जीएसटी नेटवर्क के द्वारा. तो इसी तरह से आपको एक यूनिक डिजिटल आईडी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम है उसके द्वारा जो भी आपके लिए बेनिफिट स्कीम्स है वो आपको मिल पाए, आपको वो बेनिफिट मिल पाए. इसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ स्टैक. ठीक है, और ये प्रोग्राम किसके अंतर्गत है, ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने कौन कर रहा है, तो उसको कर रहा है नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट. ठीक है, Blueprint proposes a national digital health mission as a purely government organization with complete functional autonomy. नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहा है जिसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी होगा, जैसे कि UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर जीएसटी नेटवर्क है. उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. और मेजर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें मिलियंस ऑफ सिटीजन के डेटा को नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री में रखा जाएगा. फिर उनको प्रॉपर उनके लिए जो भी स्कीम्स हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अगर गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम डेटा होगा तो उस डेटा से वो यूज़ कर पाएगी, वो समझ पाएगी कि किस तरह से स्कीम लाना है पब्लिक के लिए. तो ये स्कीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आम लोगों के लिए.
लेकिन इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है। क्या कंसर्न है? कंसर्न है डेटा प्रोटेक्शन का। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब आधार आया था तो काफ़ी ज़्यादा जजमेंट दी गई थी, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन इशू काफ़ी ज़्यादा उभर के आई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है कि हमारे इंफॉर्मेशन को एक जगह मतलब लाना कितना सही है। तो इसलिए इसका ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में जानते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज करता है? इसे रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक करता है रिलीज। और अभी जो हाल में रिलीज होकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आई, तो उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव दिखा और इंडिया का रैंक अबाउट 63 है। सो इंडिया रैंक 63 याद रखिएगा, जो कि 14th रैंक जंप किया है प्रीवियस ईयर से। तो अबाउट क्या होगा प्रीवियस ईयर इंडिया का रैंक? तो 77 रैंक था। ठीक है। और ये जो रैंकिंग निकाली जाती है वो 119 कंट्रीज के बीच में निकाली जाती है। 190 कंट्रीज होते हैं। और इस बार के टॉप परफॉर्मर है सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, टोगो, बहरान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्या क्या पैरामीटर हैं? अगर आपने देखा होगा 2019 यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पैरामीटर है। सबसे पहले है स्टार्टिंग अ बिजनेस पे आपको इवलुएट आपको रैंकिंग दी जाती है। उसके अलावा एम्प्लॉइंग वर्कर पे रैंकिंग दी जाती है। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिसॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो इस तरह के ये सारे पैरामीटर्स हैं इसके रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं जेमिनी स्कीम। जेमिनी स्कीम वाइज, तो जेमिनी का फुल फॉर्म क्या है? गगन इनेबल्ड मैरिनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन डिवाइस। It is a device that used for seamless and effective dissemination of emergency information and communication on disaster warning potential fishing zones. तो गगन एक क्या है? गगन इनेबल मैरिनर इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेविगेशन यानी कि जो भी फिशिंग की जाती है पानी में, जो भी नेविगेशन की जाती है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंतर्गत ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसमें अगर कोई भी फ्लड या जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये इन्फॉर्म कर देगा और इस तरह से हम लोग काफ़ी लोगों की जान बचा पाएंगे। इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। जेमिनी डिवाइस रिसीव्स एंड ट्रांसफर द डेटा रिसीव फ्रॉम गगन सैटेलाइट टू अ मोबाइल थ्रू ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। इट हैज़ बीन डेवलप्ड, कोई किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किसके द्वारा क्या डेवलप किया गया है। तो याद रखिए इसको डेवलप करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसको दो ऑर्गेनाइजेशन रिलीज किया है, नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया को यहाँ पे पिरामिड के फॉर्म में मैंने दिखाया है कि किस तरह से हमारे डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। सबसे ऊपर है नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद आता है स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो तीनों के बारे में जानते हैं। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उस वो इस्टेब्लिश की जाती है ऑफिशियल ऑर्डर पे, और ऑर्डर पे इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें टोटल मेंबर कितने होने चाहिए, जो कि आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसमें टोटल मेंबर चाहिए 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक चेयरमैन होंगे और 8 मेंबर्स होंगे। और नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके। उसके अलावा स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखते हैं, तो वो भी एक ऑफिशियल गैजेट ऑर्डर पे निकाला जाता है। क्या हर एक स्टेट के पास होना चाहिए स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? तो हाँ, हमारे यहाँ हर एक स्टेट में स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और हर एक यूनियन टेरिटरी में स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ये ऑफिशियल गैजेट के ऑर्डर पे बनाया जाता है। स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी टोटल 9 मेंबर होते हैं, जिसमें से 8 मेंबर्स और एक चेयरमैन होता है।
और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर। अब सवाल उठता है कि यूनियन टेरिटरी में जो भी स्टेट आता है उसके हेड कौन है? तो उसके हेड होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर आपको याद होगा तो अभी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक प्लान निकाला है जिसके अंतर्गत जो भी दिल्ली के लोग हैं उनको ही सबसे पहले एडमिट किया जाएगा, लेकिन इसको खारिज कर देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली में डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत डिसास्टर को डिक्लेयर करने का अथॉरिटी और उसके रिलेटेड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की अथॉरिटी किसको दी गई है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई है। तो इसीलिए उससे रिलेटेड लॉ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली नहीं बना सकते। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखते हैं। हमने देखा नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसके बाद देखा स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड थे प्राइम मिनिस्टर, स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटी थे चीफ मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटी कौन होते हैं? उसके होते हैं कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसमें टोटल मेंबर 7 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट में टोटल मेंबर 9 है, स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट में 9 है और डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट में टोटल मेंबर 7 है। संत रविदास काफ़ी न्यूज़ में थे उस टाइम क्योंकि उनका जो टेम्पल है दिल्ली में उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो दलित कमेटी है उसमें वो इसके अगेंस्ट चले जाते हैं और रोड पे आ जाते हैं। तो रोड पे इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगते हैं। तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए करंट अफेयर के लिए। तो जानते हैं संत रविदास के बारे में। संत रविदास भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये एक अनटचेबल लेदर टेनर कास्ट में जन्म लिए थे। ये बिलीव करते हैं, ये एक्चुअली मानते थे, ये भक्त थे, डिसिपल थे रामानंद, जो कि आपको पता होगा रामानंद एक बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट थे। उसके अलावा ये थे कबीर के डिसिपल थे। उसके अलावा ये मीराबाई इनकी डिसिपल थी। तो मीराबाई तो हम सभी लोग जानते हैं, तो वो किनकी डिसिपल थी? रविदास, संत रविदास की डिसिपल थी। संत रविदास के उनकी जो भी कविता थी, उनकी जो भी कंपोजिशन था वो दादूपंती बुक में मिलता है। उसके अलावा हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, और संत रविदास जो थे वो बिलीव करते थे यूनिटी में। उनका विश्वास था कि धर्म और जात कुछ नहीं होता, उसे होना ही नहीं चाहिए समाज में। ठीक है, और इसका इस कॉन्सेप्ट को एक पार्टिकुलर टर्म दिया गया है जिसका नाम है बेगमपुरा। बेगमपुरा का मतलब हुआ कि एक ऐसा समाज जहाँ पे कोई धर्म ना हो, कोई जात ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। देखते हैं। सीड is a global partnership for the sustainable development and global economy is founded by SEED, supporting entrepreneurship for environment and development, is a global partnership for sustainable development and global economy is founded by UNDP, UNEP, IUCN और सोचिए विच तो इसका आंसर है एक्चुअली सिड जो है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है जिसको फाउंड किया गया है यूएनडीपी के द्वारा, यूएनईपी के भी द्वारा और आईयूसीएन के द्वारा। यानी कि आंसर 1 का है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेलवेयर? इसमें से कौन मेलवेयर नहीं है? वायरस, ट्रोजन, फायरवॉल, रोमवेयर। तो कौन नहीं है इसमें से मेलवेयर? तो देखिए फायरवेल एक्चुअली मेलवेयर नहीं है। फायरवेल जो है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज क्यों थे? सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय वी.डी. सावरकर? तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 6 ग्लोरीज इपो ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, हिंद स्वराज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय वी.डी. सावरकर? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया था उनके द्वारा। 6 ग्लोरीज इपो ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये भी लिखा गया है। एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व भी उन्होंने लिखा था क्योंकि वो हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे। और हिंद स्वराज जो बुक है वो एक्चुअली महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 3 का 4। विच रिवर इज कॉल्ड सरयू रिवर इन इंडियन हिस्ट्री?
एंशियंट हिस्ट्री में किस रिवर को सरयू रिवर कहते हैं? रिवर घाघरा, रिवर गोमती, रिवर मानस नंदनी, रिवर रामगंगा। तो इसका आंसर है, सोचिए, इसका आंसर है सी 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज नॉट मेजर अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज नॉट मेजर्ड अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स? एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत 8 कंपोनेंट आते हैं, पोल्यूटेंट आते हैं, तो इसमें से कौन सा पोल्यूटेंट नहीं है? NO2, NH3, PB, CO2। तो इसका आंसर है CO2। ठीक है, CO2, जब भी आपको इस तरह के ऑप्शन आए एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो ध्यान रखिएगा CO2 नहीं आता है। कार्बन मोनोक्साइड पोल्यूटेंट है, CO2 पोल्यूटेंट नहीं है। तो आराम से आप उसको कर दिया कीजिएगा। तो फोर्थ होगा CO2। ECGC is optimistic that the NIRVIC scheme announced by Union government recently would give a fill-up to export lending and insurance cover for export credit। अभी हाल में निर्विक स्कीम लाया गया था, उसे लॉन्च करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ECGC। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल फॉर्म क्या है? और ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस यही है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करना ताकि एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो। तो देखते हैं इस ECGC में सी क्या डोनेट करता है। ठीक है, और ECGC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कंपटीशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आंसर नंबर C 3, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मोज़ेक एक्सपेडिशन वाज इन न्यूज़, व्हाट डज A इंडिकेट हियर? मोज़ेक एक्सपेडिशन काफ़ी न्यूज़ में था, उसमें A क्या इंडिकेट करता है? आर्टिक, अंटार्कटिक, अमेजन, एस्टेरॉइड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो A एक्चुअली यहाँ पे इंडिकेट करता है, A इंडिकेट करता है आर्टिक को। इंडिया हैज स्कोर्ड 103 रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? वेल्थ हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। सोचिए, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 3, 1 and 4, यानी 2 ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है। कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है? वो है वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 per annum for farmer will benefit marginal farmer whose land holding will be 1.5 hectare, 2 hectare, 2.5 hectare, 3 hectare। क्या होगा इसका आंसर? अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम काफ़ी न्यूज़ में है, गवर्नमेंट फिनेंशियल सपोर्ट देती है 6,000 का। किसको? फार्मर को। कौन से फार्मर? जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, जिनका लैंड होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? उनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर होनी चाहिए। उन्हीं को कहा जाता है 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम है वो मार्जिनल फार्मर होते हैं। मोज़ेक एक्सपीडिशन, जैसा कि मैंने बताया आपको, मोज़ेक एक्सपीडिशन का जो ए है उसका मतलब है आर्टिक। ये एक एक्सपीडिशन है ये एक एक्सपीडिशन है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी है जो कि आर्टिक क्लाइमेट के बारे में बताती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कलर्स टू क्रैकर्स? क्रैकर्स डिफरेंट कलर के आते हैं, तो उसमें कलर्स, कौन सा कलर किस कंपोनेंट के होने के कारण होता है? यूपीपीसीएससी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं कलर्स। ब्लू कैल्शियम सॉल्ट के होने से कारण होता है, ग्रीन कॉपर सॉल्ट, रेड बेरियम सॉल्ट, ऑरेंज स्टोरियम सॉल्ट। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो मैच कीजिए इसको। ब्लू कलर किस लिए होता है? तो ब्लू इंडिकेट कॉपर सॉल्ट, ओके, ग्रीन इंडिकेट बेरियम सॉल्ट, रेड स्टोरियम सॉल्ट एंड ऑरेंज कैल्शियम सॉल्ट। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन अभी हाल में डिक्लेयर किया गया है। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन अभी हाल में तो नहीं किया गया, बहुत पहले डिक्लेयर किया गया है। तो उसके टाइमिंग पीरियड क्या है? तो डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। तो यहाँ पे देखते हैं 2015 to 2025, 2020 to 2030, 2016 to 2025,
2005 to 2015, तो इसका आंसर है 2, दैट इज 2016 to 2025। थोड़ा यूनिक है, बट याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन इज 2016 to 2025। लाइनर, सो लेट्स सी। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट 2019 हेल्ड एट भुवनेश्वर, उड़ीसा। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसास्टर हेल्ड ऑन, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसास्टर कब था? 13 अक्टूबर को। संडाई फ्रेमवर्क वॉज अडॉप्टेड एट थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड इन संडाई, जापान, मार्च 2015 फॉर, तो ये जो संडाई फ्रेमवर्क है इसके अंतर्गत डिसास्टर को क्या करना है? कम करना है। तो इसके लिए एक टाइम पीरियड कंसर्न किया गया है फ्रेमवर्क का। वो टाइम पीरियड क्या है? 2015 to 2030, और उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट फ्रेमवर्क आएगा। तो संडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? 2015 to 2030 से। बेकोंग रिवर काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये कहाँ ओरिजिनेट होता है? चाइना में। द सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्स अभी हाल में बनाया गया है, सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन, तो वो है आईएनएस बाज। देन इंडियन ब्रेन एटलस रिसर्च फाउंड दैट इंडियन ब्रेन आर सिमिलर इन वॉल्यूम आर स्मॉलर इन वॉल्यूम। ऐसा माना गया कि वेस्टर्न कंट्रीज से इंडियन ब्रेन जो है छोटा है, और ये जो इंडियन ब्रेन एटलस निकाला गया वो कौन सी इंस्टीट्यूट ने निकाला है उसे? तो वो आईआईटी हैदराबाद ने निकाला है। ईस्टर्न ब्रिज एक एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो किसके बीच में है? इंडियन एयरफोर्स एंड ओमान के बीच में। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज जो है वो करंट अफेयर में नहीं कवर होगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लास्ट में मैं मैगजीन, लास्ट में मैं सारे इंडेक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी एग्जाम के 1 महीना पहले, तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। बस आपका काम है कि आप जून से उसको अच्छे से फॉलो करें, सारे इन्फॉर्मेशन उसमें है। वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेजुएट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया है? यूएई में। ठीक है। सरस आजीविका मेला इज एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? तो आईएमएफ रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चेनानी नजरी टनल काफी न्यूज में था, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और ये एक लॉन्गेस्ट टनल है। कहाँ है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक बनाया गया है भोपाल में। तो भोपाल से आपको याद आता होगा सुरक्षा स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत भोपाल जो है वो 3 बार अच्छी रैंकिंग लाया है। तो इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे है? भोपाल में। प्लानिट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मून, कौन सा प्लानिट है जिसमें सबसे ज्यादा मून है? तो वो पहले तो हमें लगता था जुपिटर है, लेकिन इधर जब रिसर्च हुआ तो पता चला नहीं, सैटर्न के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ मून है। FATF organization was established in 1989 by the initiative of G7 countries। FATF क्या है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो वर्क करता है G7 के अंतर्गत। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट उसके काम है। सबसे पहला ये काम है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जो भी केसेस है रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग उसके अगेंस्ट ये स्टेप लेता है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेरर फंडिंग के अगेंस्ट भी स्टेप लेता है। अभी हाल में पाकिस्तान इसके अंतर्गत ग्रे लिस्ट में आया है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, एंड आई होप you like the video. If you like, please subscribe.